नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का पेपर करने वाले हैं जिसमें साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आज के पेपर की स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन जो अपना, एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल हो कहलाता है। तो जो शुष्क छिलकेदार पत्तियों वाला जो शीर्षस्थ कलिका और अपस्थानिक मूल जो होता है, ये मूल होता है अपना राइजोम। इस मूल को राइजोम कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं, जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं वो जीन्स अलील कहलाते हैं। अलील। संकर जो होता है, संकर होता है दो अलग अलग प्रजातियों को क्रॉस करके एक नई प्रजाति का विकसित की जाती है। वो नई प्रजाति जो है वो संकर प्रजाति कहलाती है। पीढ़ियां जो है वो किसी भी प्रजाति के संतति दर संतति बढ़ती जाती है, उन सबको पीढ़ियां बोलते हैं। जैसे जनक जो प्रजाति है उससे दूसरी संतति प्रजाति होगी, उसकी प्रथम पीढ़ी होगी, उन्हीं से यदि दूसरी पीढ़ी अगली पीढ़ी आए तो वो द्वितीय पीढ़ी हो जाएगी, फिर तृतीय पीढ़ी, इस प्रकार चलती जाएगी। वो पीढ़ियां होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? तो मानव जाति में लिंग निर्धारण होता है XX और XY से। मानव जाति में जो मादा होती है, मादा के XX और नर के XY होते हैं। तो मादा की जो X है, इसका X से संयुग्मन होता है यदि नर के से, तो इससे XX का निर्माण होता है जिससे कि पुत्री का जन्म होता है। यदि ये Y से होता है तो XY का निर्माण होता है, इससे पुत्र का जन्म होता है। और ये भी पुत्री का जन्म के लिए जिम्मेदार होता है XX, और इस प्रकार से ये पुत्र के जन्म के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 50% चांसेस पुत्री के जन्म के होते हैं और 50% चांसेस पुत्र के जन्म के होते हैं। तो जो गांव में जो भ्रांतियां होती है कि महिला जो है वो पुत्री या पुत्री के जन्म के लिए जिम्मेदार है, तो वो बिल्कुल गलत है। जो पुरुष होता है उसके XY गुणसूत्र जो है ये ही लिंग का निर्धारण करता है। इसी गुणसूत्र को लिंग निर्धारण गुणसूत्र बोलते हैं, क्योंकि Y की वजह से पुत्र का जन्म होता है और X की वजह से ये X यदि माता के X से मिलेगा तो पुत्री का जन्म होगा। तो मनुष्य का जो गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है। और वैसे दोनों मादा और नर दोनों के गुणसूत्र मिलके लिंग निर्धारण गुणसूत्र माने जाते हैं। लेकिन पुत्र होगा या पुत्री का जन्म होगा, इसका निर्धारण XY करेगा, जो कि नर का गुणसूत्र होगा। एक खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला जो है वो सबसे पहले पादप होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं इन्हें, उत्पादक। तो जो उत्पादक होते हैं इनके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और अंत में अपघटक आ जाएंगे लास्ट में। तो जो उत्पादक होंगे ये अपना उत्पादन किस प्रकार करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको स्वपोषी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ हुआ वो उत्पादक से होता है, लेकिन उत्पादक भी अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से अपना क्या शुरू होता है? प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। और बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं एक प्रकार से आपस में संगठित हो जाए, मिल जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो वो खाद्य जाल का निर्माण करती है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक पादप है, पादप को चूहा भी खा सकता है, पादप को कीट भी खा सकता है, और कीट चूहे को आगे सांप भी खा सकता है, कीट को आगे मेंढक भी खा सकता है, और मेंढक को आगे सांप भी खा सकता है। इस प्रकार अनेक सी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं। ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक खाद्य जाल का निर्माण करती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है, RH रोग के क्या लक्षण हैं? RH जो रोग है ये जो है, ये माता के गर्भ में यदि RH नेगेटिव वाली माता है तो उसके गर्भ में RH पॉजिटिव वाला पुत्र या पुत्री जो भी संतति है उसकी, वो यदि उत्पन्न हो जाता है उसके गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, तो इसका जो RH पॉजिटिव इस RH नेगेटिव को
का विरोध करता है और इसके कारण इस जो पुत्र या पुत्री है इसकी मृत्यु होने तक की संभावना होती है। इसको RH रोग कहते हैं। इस रोग के लक्षण है तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट, ये सभी तो सभी के सभी आएंगे। इसका जो नाम था पूर्व में इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम से जाना जाता था और ये जो RH फैक्टर है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। इसकी खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर। और ये जो खोज की इन्होंने मकाका रीसस नामक बंदर में की है। मकाका रीसस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मकाका रीसस नामक बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर ने RH कारक की खोज की है जो कि ब्लड ग्रुप पर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जिसमें RH प्रतिजन उपस्थित होता है वो RH पॉजिटिव और जिसमें RH प्रतिजन उपस्थित नहीं होता वो RH नेगेटिव कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाएगा ये सभी, क्योंकि RH रोग के ये सभी लक्षण है। इसे पहले इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जाना जाता था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी सारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो जो DNA अणु होता है उसके हाइड्रोजन बंध द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। DNA होता है वो एक द्विकुंडली युक्त संरचना होती है, इस प्रकार से बनी हुई होती है द्विकुंडली युक्त संरचना, और इसमें एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिल नामक 4 क्षारक होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये मिलकर द्विबंध या त्रिबंध मिलाकर ये DNA का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार RNA को देखें तो RNA में जो थाइमिन है, थाइमिन के स्थान पर RNA में यूरासिल नामक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये DNA और RNA का निर्माण करते हैं। DNA की द्विकुंडली युक्त संरचना होती है। आयनिक जो बंध होता है, आयनिक बंध होता है NaCl, जैसे इसमें आयनिक बंध पाया जाता है NaCl, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो इसमें NaCl में आयनिक बंध पाया गया। जब ये आपस में टूटते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। इसी प्रकार देखते हैं हम सहसंयोजक बंध जो होता है जैसे HCl है, इसमें ये जो इनके जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन का ये साझा करते हैं आपस में, ये साझा करते हैं, साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 की 8 की जरूरत थी, इसको 2 की, तो इन दोनों ने आपस में साझा किया तो ये एक सहसंयोजक बंध बन गया जैसे HCl में है। HCl वैसे सहसंयोजक बंध है लेकिन इससे भी बहुत अधिक सहसंयोजक बंध के गुण भी अनेक जो होते हैं यौगिक उनमें होते हैं। इसमें थोड़े कम सहसंयोजक गुण के बंध के गुण कम पाए जाते हैं। सल्फाइड जो बंध है वो अपने जो संश्लेषित रबर होता है उसका वल्कलीकरण किया जाता है। संश्लेषित रबर का वल्कलीकरण, उस वल्कलीकरण के फलस्वरूप जो है वो जो प्राकृतिक रबर में सल्फर के बंध से आपस में बन जाते हैं जिसके कारण वो टाइट हो जाता है और इस प्रकार रबर का वल्कलीकरण किया जाता है, उसमें सल्फाइड बंध होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा DNA के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो देखते हैं वर्गीकी जो शाखा है, वर्गीकी शाखा के अंतर्गत विभिन्न वर्गों का अध्ययन किया जाता है। जो जंतुओं के वर्ग है जैसे मोलास्का, टेरिडोफाइटा वगैरह जो हैं इस प्रकार के वर्ग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक में आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी में जंतु या वनस्पति के आकारों का, उनकी संरचना किस प्रकार की, इसका अध्ययन किया जाता है। तो अपना क्वेश्चन है कि विज्ञान की किस शाखा में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? तो लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ग्लाइसीमिया जो रोग है एक प्रकार का शुगर है, ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया ब्लड शुगर या हाई हो जाता है तो हाई ब्लड शुगर है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा से संबंधित है। ये लिपिडीमिया, ये लिपिड की मात्रा से संबंधित है। और थ्रोम्बोसाइट्स जो है प्लेटलेट्स की कमी या अधिकता के कारण होने वाला रोग है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स की बहुत अधिक कमी हो जाती है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है।
वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। तो वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। डीएनए के बारे में अपन ने पीछे पढ़ा कि ये द्विकुंडलयुक्त एक संरचना होती है जिसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिल और ग्वासिन नामक 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट है एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, इसका अपघटन बहुत धीमा गति से होता है, ये क्या है? तो जो सूक्ष्म रवाहीन पदार्थ जो है और बहुत सूक्ष्म गति से इसका क्या होता है, सूक्ष्म प्रतिरोधी, उच्च प्रतिरोधी होता है ये। तो इस प्रकार का जो पदार्थ होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होता है उसका निर्माण पेड़ पौधों की पत्तियों, पशु पक्षियों को जो अपशिष्ट होते हैं उनसे, पेड़ पौधों की पत्तियों से, इनसे इसका निर्माण होता है। और जिस भी भूमि में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है उस भूमि का या उस जो मृदा है उसकी मृदा का रंग वो काला हो जाता है, मृदा जो है वो काली हो जाती है वहाँ की, और यह बहुत उपजाऊ मृदा होती है। निक्षालन जो है, निक्षालन होता है जो अपने मृदा की ऊपरी परत होती है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो भी उत्पादक होते हैं, उर्वरक होते हैं, उन सब का जल के साथ रिसाव होकर नीचे की तरफ वो चले जाते हैं, इसको निक्षालन कहते हैं। अपर्दन होता है जो हवा या पानी की वजह से कटाव फटाव होता है जो भी मृदा का, वो अपर्दन कहलाता है। और अपघटक जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में अंतिम जो होते हैं वो अपघटक होते हैं जो कि सभी का अपघटन करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करते हैं और वायुमंडल में गैसों का स्थिरीकरण होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ह्यूमस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमओ है, तो जीएमओ होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव जो हैं वो जीएमओ कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जो किसी जीव के जो जीन होते हैं वो दूसरे जीव के अंदर डाले जाते हैं, इससे आनुवांशिक रूपांतरित जीव का उत्पन्न किया जाता है। जिस प्रकार से कई जीन जो हैं, गुणसूत्र जो हैं वो अलग अलग प्रजातियों में एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में डालकर उनको संरक्षित करने का या अलग तरीके से मॉडिफाइड जो जीव जंतु बनाने का या फिर फसलें जो हैं उनको बनाने का कार्य किया जाता है। जैसे कि हरित क्रांति के समय जो गेहूं है उसमें अलग से जीन्स डालकर उसका उत्पादन बढ़ाया गया था, उसी प्रकार से ये जीएमओ जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होती है, जीएमओ तकनीक। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है देखते हैं अपन। पोलियो जो है, पोलियो वायरस द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो का जो वायरस है उसे पोलियो वायरस कहा जाता है, या फिर इसे पोलियोमेलाइटिस भी कहते हैं। ये वायरस द्वारा होने वाला रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है, इसका जो जीवाणु है उसका नाम सोलनोमेना टाइफी है, सोलनोमेना टाइफी। और फाइलेरिया जो है, फाइलेरियासिस नामक जीवाणु से होता है ये फाइलेरिया रोग। जीवाणु नहीं है, ये एक परजीवी से होने वाला रोग है जिसका नाम है फाइलेरिया वेचुरेरिया ब्रैंकोफाइटाई। तो फाइलेरिया रोग है जो कि फाइलेरिया वेचुरेरिया ब्रैंकोफाइटाई नाम से परजीवी होता है, उसके कारण होने वाला रोग है। तो पोलियो हो गया जीवाणु से, विषाणु से। टाइफाइड हो गया जीवाणु से, ये एक आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। और फाइलेरिया है एक परजीवी के कारण होने वाला रोग। तो इसका आंसर हो गया अपना टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन हार्मोन जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अग्नाशय शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। थायरोक्सिन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। एड्रिनलिन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। एड्रिनल को डू एंड डाई भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर को उत्तेजित करती है, किसी भी खतरनाक दशा में, भय में ये पलायन करने के लिए उत्तेजित करती है। ये एड्रिनल ग्रंथि का काम है। और थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है इससे ग्वाटर या घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया इंसुलिन जो कि मधुमेह होने का कारण है।
किसके द्वारा सर्वाधिक या अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? तो अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण करने वाली चीज है वो है शैवाल। शैवाल जो है अपने जो आसपास जल स्रोत होते हैं उनके अंदर भी ये पल जाती है। शैवाल, नीलरित शैवाल जो होती है आसपास के जल स्रोतों में देखने को मिल जाती है। ये शैवाल जो है जब पानी में कुछ अशुद्धि मिल जाती है तो शैवाल का जन्म हो जाता है। सर्वाधिक जो ऊर्जा है, ऊष्मा है सूर्य की, वो सभी शैवाल ही प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक अवस्था में किस किस में देखते हैं अपन परिवर्तन हो रहा है लेकिन रासायनिक में नहीं हो रहा। कागज का फटना, कागज फटने के बाद भी कागज ही होता है। पेड़ को काटने के बाद भी वो लकड़ी तो रहती है। जल को बर्फ बनाने के बाद भी उसको जल बनाया जा सकता है। दिए गए सभी विकल्प भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जो है उसका मतलब यह है कि भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है जिसको अपन उत्क्रमणीय कर सकते हैं, या फिर उसका रासायनिक संगठन परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक संगठन इन तीनों का ही परिवर्तन नहीं होता है, इसके कारण ये तीनों ही क्या है, एक भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, न कि रासायनिक परिवर्तन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। स्टार्च आयोडाइड जो पत्र उसका उपयोग किसी ऑक्सीकरण के अभिज्ञान के लिए किया जाता है। ऑक्सीकरण के अभियान के लिए यह कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, क्योंकि CO2 प्लस CaO की क्रिया से अपने CaCO3 बनता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपनी आम भाषा में संगमरमर या मार्बल कहते हैं। तो ये संगमरमर का निक्षेप हो जाता है और अवक्षेपण के कारण अवक्षेप बनता है ये CaCO3 का, जो अवक्षेप की वाइट रहता है। मार्बल जो देखते हैं अपन वो वाइट होता है। तो ये चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है उसमें क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब उत्प्रेरक की उपस्थिति की जाती है, पहले रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, यहाँ पे अपना जो अभिकारक है इस प्रकार से जाके इसकी संक्रियण ऊर्जा इस प्रकार होगी, यहाँ उत्पाद बन जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। यदि अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति कर दें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस प्रकार हो जाएगा और ये प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, या जो अभिक्रिया है वो तीव्र हो जाएगी। तो ये जो अंतर है ये सक्रियण ऊर्जा के कारण है। तो क्या हो जाता है, इससे सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। जब भी अपन किसी उत्प्रेरक को अभिक्रिया में प्रयुक्त करते हैं तो संक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिया के दौरान हेबर विधि में अमोनिया और लोहे की सतह पर बंध कमजोर पड़ना और टूटना क्या कहलाता है। तो जब हेबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है तो उस स्थिति में जो सतह है, सतह से जो लोह है जो Fe है, जो कि उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है इसमें क्रिया में, वो क्या होता है, सतह से उसका विशोषण होना शुरू हो जाता है। विशोषण है, एक होती है प्रक्रिया अधिशोषण। अधिशोषण मतलब किसी ठोस सतह पर जमना, किसी भी ठोस सतह पर जमना, वो अधिशोषण है। रसावशोषण है, वो द्रव्य रूप में जमना। उस पर रसावशोषण में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर अवशोषण बढ़ने लगता है, लेकिन अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है। और विशोषण जो होता है वो अधिशोषण हुई सतह से अधिशोषित पदार्थ का हटना, वो विशोषण कहलाता है। तो इसमें जब Fe हटने लगता है तो ये सब क्या कहलाएगा, ये Fe सतह से बीच बंध कमजोर होंगे और हटने लगेगा, तो वो क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। नेक्स्ट है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं के आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो क्षार धातुएं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये क्षार धातुएं हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं। तो प्रत्येक क्षार धातु पर प्रत्येक आवर्त बढ़ने पर एक कोश का आकार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से अपन नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा, क्षार धातु के आकार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, आकार बढ़ता जाता है। नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है।
तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण पूछा है ये, थर्मोसेटिंग बहुलक जो है। तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। नियोप्रीन जो है वो एक संश्लेषित रबर है। पीवीसी जो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो कि विनाइल क्लोराइड से बनी हुई एक बहुलक है, जिसका उपयोग विद्युत तार बनाने में या जो प्लास्टिक की सामग्री होती है जो अपने घरेलू उपयोग में ली जाती है वो बनाने में किया जाता है। और बेकेलाइट का उपयोग जो है वो नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उनमें बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन एथीन का एक बहुलक है। नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन का बहुलक है। और बेकेलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। इसकी एकलक इकाइयां फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम किस प्रकार देखते हैं। आईयूपीएसी नाम के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों के अनुसार आईयूपीएसी नाम बनाए जाते हैं। तो अपन इसमें चलते हैं। जो द्विबंध होता है उसको उधर की साइड से रैंकिंग की जाती है, सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला चुनी जाती है। आईयूपीएसी नाम का नियम होता है ये, सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला चुनी जाएगी और जो असंतृप्त यौगिक है उनको पहले लिया जाएगा। लेकिन असंतृप्त में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग पहले दी जाती है। तो इस प्रकार से अपन चलते हैं। तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 और 5, ये पांचों कार्बन हो गए। तो यहाँ से शुरू करते हैं 5 कार्बन को। इस प्रकार से इनकी सीरीज चलती है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो इस प्रकार मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो 5 है तो पेंट आ जाएगा, पेंट आ गया। तीनों ऑप्शन में पेंट दिया हुआ है। अब 1 नंबर पे अपन किसने दिया था, अपन ने दिया था ये नाम 1 नंबर पर ईन को दिया था। तो पेंट ईन, 1 ईन, तो 1 पर ईन आ गया, ऐसा एक ही ऑप्शन है। 2 में आइन दिया हुआ है, पेंट 1 ईन, 1 ईन 4 आइन, 1 2 3 4 पे आइन आ गया। तो पेंट 1 ईन 4 आइन, इसका जो है आईयूपीएसी नाम बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। तो एरोमेटिक जो यौगिक है उसके लिए एक एरोमेटिक यौगिक के लिए एक नियम होता है। इसका जो नियम होता है वो होता है कि इसमें जो है चक्रीय यौगिक होना आवश्यक है, यौगिक का चक्रीय होना आवश्यक है। दूसरा है समांतर क्रम में इसमें क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए समांतर क्रम में। तीसरा है ये असंतृप्त यौगिक होना चाहिए। असंतृप्त यौगिक होने का मतलब है कि इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल बॉन्ड होना आवश्यक है। और चौथा जो इसका नियम है वो हकल का नियम है, जिसे हकल का नियम कहते हैं। वो नियम कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और ये तीनों नियम का पालन करेगा तो वो एक एरोमेटिक यौगिक होगा। तो 4n+2 नियम के हिसाब से अपन शुरू करते हैं। ये इधर लिख देता हूं मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखते हैं 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बराबर में 4 लगाएंगे, 2 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2 तो हो ही नहीं सकता कोई इलेक्ट्रॉन, n का मान 1/2 हो नहीं सकता। n का मान जो है वो एक नंबर आना चाहिए, तो रेशनल नंबर नहीं बल्कि एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। दूसरे में चलते हैं 2 2 4 और 6, इसका और इसका तीनों का देखें तो 6 आ गए। तो इसमें बराबर में 6 लगाएंगे तो इधर आ गया ये -2 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग, n का मान 1 आ जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक है। यहाँ पर नेगेटिव होता तो 2 वो भी जोड़ना पड़ता, लेकिन नेगेटिव नहीं है, इस वजह से ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं। तो कौन से CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जिसमें ब्रोमीन की मात्रा या ब्रोमीन जिस CFC में नहीं लगा हो, CFC इस प्रकार से बनाते हैं। ये F लगा दो, Cl, F एक और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से CCl4 CF2Cl2 इस प्रकार से क्या बनता है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। यदि उसमें ब्रोमीन नहीं हो तो ये अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो जो आवर्त सारणी उसमें इस प्रकार से आते हैं, ब्रोमीन आयोडीन।
तो ये जब नीचे जाते हैं तो ब्रोमीन जो है उसका आकार बढ़ता जाता है। आकार बढ़ने के साथ ही कार्बन के साथ इसमें जुड़ने में इसकी दूरी हो जाएगी, जिसके कारण ये बंद पर इतनी पकड़ नहीं कर पाएगा। इस कारण ये कमज़ोर बंद हो जाएगा और इस कारण ये ब्रोमीन से अधिक स्थायी नहीं बन पाते। हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ तो अधिक स्थायी रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। यदि इसमें जल मिला दिया जाता है तो ये जिप्सम बन जाता है। यह हाफ H2O की जगह 2H2O बन जाता है, CaSO4.2H2O, और ये जिप्सम का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शुरुआत में पेरिस में काम में लिया जाता था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। वैसे प्लास्टर इसका नाम है। क्षार धातुओं में अमोनिया के विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अमोनिया का विलयन जो है वो क्षार धातु के साथ क्रिया करता है और एक नीले रंग का विलयन देता है। साथ में ये विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला विलयन होता है और अमोनिया जो क्षार धातु है वो अमोनिया में विलय हो जाती है। तो ये तीनों इसमें दिख रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों सत्य हैं। और ये जो प्रतिचुंबकीय है ये असत्य है, क्योंकि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके कारण ये प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय होगा उसमें सभी इलेक्ट्रॉन का युग्मित होना आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रतिचुंबकीय नहीं है ये, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, युग्मित अवस्था में है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देगा? तो क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस पदार्थ के साथ होता है? ऑप्शन बी अपना सही है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना की क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है वो मेथेन है। मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है विभिन्न मान के कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी में जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों की प्रवाहित होने वाली धारा व उनके सिरों के मध्य विभवांतर। तो एक बैटरी में समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े जाते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े जाते हैं, लेकिन इसमें यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, क्योंकि जो धारा को मापने के लिए एम्पियर लगाया जाता है वो समान श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है वोल्टेज को मापने के लिए वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इन तीनों के एक साथ ही समांतर क्रम में वोल्टेज लग जाएगा, तो इनका वोल्टेज तो समान होगा लेकिन धारा आई का मान अलग अलग होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होंगे। प्रतिरोधों के लिए विभवांतर की बात कर रहा है तो विभवांतर भिन्न भिन्न नहीं होगा किसी हालत में, सभी प्रतिरोधों के लिए समान होगा। तो बी जो ऑप्शन अपना वो सही हो जाएगा कि विभवांतर जो है वो समान होगा। फिर भी इसके आगे चलते हैं। धारा का मान समान होगा, तो धारा का मान बिल्कुल समान नहीं होगा, धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। ये जो बोल रहा है प्रतिरोधों के लिए विभवांतर समान होने की बात बोल रहा था, इसमें ये बोल रहा है कि धारा का मान भी भिन्न भिन्न होगा और विभवांतर भी समान होगा। तो ये दोनों चीजें सही हैं। ऑप्शन वो भी सही था, लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं दिया जाता तो, लेकिन ये ऑप्शन बेस्ट है क्योंकि इसमें धारा की भी बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसमें कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जो दिष्ट धारा जनित्र होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से धारा उत्पन्न होती है। फ्लेमिंग का वामहस्त जो नियम है वो अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखने के लिए कहा जाता है कि जिसमें अंगूठा क्या चालक की दिशा में होता है और तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा जो होती है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में होती है। तो जो इस प्रश्न में पूछा गया अपने को कि इनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है, तो पढ़ते हैं इनको। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक विद्युत चुंबक होता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र एक स्थायी चुंबक होता है। ये बिल्कुल सही है, ये इनमें अंतर नहीं है। लेकिन आगे चलते हैं। दिष्ट धारा जनित्र उच्च वोल्टा उत्पन्न करता है,
आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उच्च वोल्टा उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र सर्पी वलय होते हैं और दृष्टि धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तन होता है। इन दोनों में अंतर पूछा था तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक सर्पी वलय होता है और दृष्टि धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तन होता है। जो दिक् परिवर्तन होता है, दिक् परिवर्तक का कार्य दिशा बदलने के काम आता है। ये विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तन करता है, दिक् परिवर्तन कहलाता है। दिक् परिवर्तक जो है वो कहलाता है। तो आज अपन ने 30 क्वेश्चंस किए। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।